हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करेंगे मॉक टेस्ट 3 के बारे में, जो कि साइंस का है। जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी एनसीईआरटी से लिए गए हैं और कुछ इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको भी हम लोगों ने ले लिया है। चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, साबूदाना प्राप्त किया जाता है। जो साबूदाना हम लोग खाते हैं घरों में, वो कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर पहला हमारा है पेड़ से, दूसरा है कवक से, तीसरा है शैवाल से और चौथा है मक्का से। तो देखिए, जो साबूदाना जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब बात करते हैं कि यह किस पेड़ से प्राप्त होता है। तो एक सागो पाम नामक पेड़ होता है, जिसका नाम है सागो पाम नामक एक वृक्ष होता है, जिसके तने में जो होता है, जो तना उसका होता है काफी मांसल होता है। इसके जो तने के जो बीच के भाग होते हैं, उसी से ये लोग निकाल करके साबूदाना बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, नरम देह वाले कवची जीव होते हैं। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो मोलस्का जो किंगडम हमारा है, उसमें जो जो फाइलम जो हमारा है, उसमें जो भी जीव रखे जाते हैं वो क्या होते हैं? नरम होते हैं। और प्लस उनके ऊपर एक हार्ड जो होता है कवच होता है, कठोर कवच होता है, कठोर कवच होता है, जिनसे वे ढके हुए होते हैं। तो ये जो नरम देह वाले और कवची जीव है वो मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। अगर सिर्फ पूछता नरम देह वाले तो हम लोग उसको एनिलिडा के अंतर्गत रखते, जहां हम लोग केचुआ जोक को रखते हैं। तो एनिलिडा के अंदर हम लोग केचुआ और जोक के रखते हैं, जो कि नरम देह वाले हैं। लेकिन अगर कवची जीव भी पूछ लेता है तो हम लोग उसको मोलस्का में रखेंगे। बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की। तो जितने भी कीट होते हैं, कीट को रखे जाते हैं आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि इनके पास 3 जोड़ी पैर होते हैं, 3 जोड़ी पैर। इनकी जो मुख्य विशेषता होती है आर्थ्रोपोडा की, वो ये होती है कि इनके पास 3 जोड़ी पैर होते हैं। और अधिकतर जितने भी कीट होते हैं वो आर्थ्रोपोडा में रखे जाते हैं। बात करते हैं प्रोटोजोआ की। तो जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय, वो रखे जाते हैं प्रोटोजोआ में। जैसे आपका हो गया पैरामीशियम, पैरामीशियम आपका हो गया, यूग्लिना हो गया। और किसको रख सकते हैं? पैरामीशियम, यूग्लिना आपका, ये आपका हो गया इसमें। और अमीबा भी रख सकते हैं, अमीबा। ये सभी क्या है? एक कोश के जीव हैं, जो कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किसे वर्ग की का पिता कहते हैं? देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। तो वहां जो आपका ऑप्शन था वो अरस्तु था। इनको हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। वहीं अगर हम लोग वर्गकी की बात करें तो जो वर्गकी के पिता होते हैं वो कौन है? तो वो आपके हैं कैरोलस लिनियस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कैरोलस लिनियस जो है उसको हम लोग वर्गकी के पिता कहते हैं। बात करते हैं आपके रॉबर्ट हुक के। तो जो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज जो हुई थी, उसको रॉबर्ट हुक ने किया। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने उसको देखा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे सरल बहुकोशिकीय जीव है। देखिए, यहाँ बहुकोशिकीय पूछा हुआ है, सबसे सरल कौन सा है? ऑप्शन है नाइडेरिया, दूसरा है पोरीफेरा, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है सभी। तो देखिए, जो प्रोटोजोआ होता है, हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में और आज के क्वेश्चन में भी देखा है कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में दे दिया है। लेकिन जो पोरीफेरा होते हैं वो क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय है। और क्या है? सबसे सरल है ये, क्योंकि इनमें जो होता है वो ऊतक नहीं पाए जाते। कोशिकाएं तो होती हैं लेकिन ऊतक नहीं होते हैं। इन लोगों को हम लोग बोल सकते हैं सबसे सरल भी हैं और बहुकोशिकीय जीव भी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जैसे हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य के जो हृदय होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 अलिंद होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, प्लस 2 निलय होते हैं। उसी प्रकार अगर हम लोगों ने कल पक्षियों के बारे में बात किया था, जो कल का वीडियो हमने पढ़ा था, पक्षियों में कितना होता है, तो पक्षियों में भी 4 होते हैं। कौन कौन? 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। बात करते हैं मगरमच्छ की। तो जो मगरमच्छ का जो हृदय होता है वो कितने कक्षों का बना होता है? तो वो भी 4 कक्ष का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया, क्योंकि इसमें भी 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं।
इसको हम लोग याद रखेंगे। देखिए जो मगरमच्छ होता है ना वो अपवाद में आता है। अधिकतर जो सरीसृप होते हैं उनमें 3 हृदय, जो हृदय उनका होता है ना उनमें 3 कक्ष होते हैं, लेकिन मगरमच्छ एक ऐसा जीव है जो कि सरीसृप होते हुए भी उसमें 4 कक्षा होते हैं उसके हृदय में। तो ये अपवाद स्वरूप है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है थैलोफाइटा का प्रमुख उदाहरण है। देखिए थैलोफाइटा का मतलब होता है कि जो भी जीव जो थैलोफाइटा में रखे गए हैं उनका जो है जड़, तना और पत्ती को हम लोग देख कर डिफरेंट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा इसमें जड़ है, कौन सा तना है, कौन सा पत्ती। क्या आपने जो कभी जो बरसात के दिनों में जो काई लग जाती है, दीवारों पे जो काई लग जाती है, क्या आप उसको देख के बता सकते हो कि उसका जड़ कहाँ है, पत्ती कहाँ है या फिर तना कहाँ है? हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो जो काई होती है ना वो किसके अंतर्गत आती है? वो आती है शैवाल के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जो शैवाल होता है वो थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है और इसमें जड़, तना और पत्ती जो होता है वो डिफरेंट नहीं हो सकता है कि कौन सा जड़ है, कौन सा तना है और कौन सा पत्ती है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि नीचे कुछ जीव दिए गए हैं, फिर है इनमें से परजीवियों में वर्गीकृत किए जाने वाले जीव हैं। मतलब इनमें से कौन कौन से जीव हैं जिनको हम लोग परजीवी में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जब मॉक टेस्ट 1 किया था तो उसमें हमने पूर्णभोजी, परजीवी और मृतोपजीवी 3 कैटेगरी में बटा हुआ था हम लोगों ने। पूर्णभोजी और क्या था, परजीवी और एक था मृतोपजीवी। तो देखिए जो पूर्णभोजी होता है उसका मतलब क्या होता है कि ये पूरा भोजन करता है। मतलब जैसे मान लीजिए एनिमल्स हैं तो एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट को पूरी तरह से खाते हैं। लेकिन जो परजीवी होते हैं वो क्या करते हैं, जीवित जीवों पे डिपेंड होते हैं, जीवित जीवों पे डिपेंड होते हैं। जैसे ये जो जीव होते हैं वो जीवित होते हैं। जैसे मान लीजिए जो खटमल होते हैं वो क्या करते हैं, जो भैंस गाय जो होती है उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो वो भैंस गाय को पूरी तरह से मारते नहीं है, सिर्फ उनका ब्लड चूसते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जो जीवित जीवों पर डिपेंड होते हैं उसको हम लोग परजीवी बोलते हैं। मृतोपजीवी मतलब होता है कि जो मृत जीवों पे, मृत बॉडी जो होती है अगर उस पर कोई डिपेंड हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे मृतोपजीवी। जैसे जो हम लोग की बैक्टीरिया होती है, जैसे गिद्ध हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, मृतोपजीवी में आते हैं। तो पढ़ लेते हैं। देखिए जो ईस्ट है वो ईस्ट एक तरह का फंजाई है और ये क्या करता है, डेड ऑर्गेनिज्म पे उगता है। मतलब जहां सड़े गले वाले पदार्थ होता है तो वहां ये उगता है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये मृतोपजीवी है। दूसरा हमारा है खटमल। तो मैंने खटमल का एग्जाम्पल दिया था। जो खटमल होते हैं जो ये जो गाय भैंस पे जब डिपेंड रहते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ उनका खून ये चूसते हैं। तो ये क्या हो गया, परजीवी हो गया, क्योंकि ये जीवित जीवों पर डिपेंड है, परजीवी। तीसरा हमारा है जोंक। तो देखिए जोंक भी क्या करता है, परजीवी ही है, क्योंकि ये किसी दूसरे जीव से खून को चूस लेता है। चौथा हमारा है अमरबेल। अमरबेल क्या होता है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, जो कोई प्लांट होता है तो प्लांट के ऊपर एक और स्ट्रक्चर होती है जो कि ग्रीन कलर की होती है। ये बिल्कुल प्लांट पे लपेटी हुई होती है। ये क्या करती है, प्लांट के ऊपर से जितने भी पोषण पदार्थ होते हैं उनको चूसती है। तो ये भी क्या आएगी, परजीवी के अंतर्गत ही ये भी आएगी। तो ये भी क्या है, परजीवी है। अगला हमारा है शैवाल। देखिए जो शैवाल होता है वो, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन एल्गी। तो ये क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ये तो आएंगे स्वपोषी के अंतर्गत, स्वपोषी के अंतर्गत ये आएंगे। अगला हमारा है जू। देखिए जो जू भी होता है वो क्या होता है कि जीवित जीवों पर निर्भर रहता है। जू भी जो होता है वो खून चूसता है, तो इसको भी हम लोग परजीवी बोल सकते हैं, परजीवी। वहीं अगर मशरूम की बात करें तो मशरूम भी क्या है, एक फंजाई है जिसको हम लोग बोलते हैं अगेरिकस, एगेरिकस बोलते हैं। ये एक ऐसा फंजाई है जिसको हम लोग खाने में यूज करते हैं। ये एक ऐसा फफूंदी है जिसको हम लोग खाने में यूज करते हैं। तो ये भी क्या करता है कि यह मृत जीवों पे उगता है, मतलब मृत जो पेड़ पौधे होते हैं उन पे उगता है। तो हम लोग उसको बोल सकते हैं मृतोपजीवी, मृतोपजीवी इसको बोल सकते हैं। अगला हमारा है लाइकेन। तो देखिए जो लाइकेन होता है वो क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाले हैं। इसमें क्या होता है, फंजाई होता है, फंजाई होता है प्लस इसमें एल्गी होता है। ये क्या करते हैं, सहजीवन का जो है सहजीवन द्वारा एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी क्या करते हैं, ये भी अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो उसको हम लोग स्वपोषी के अंतर्गत रख सकते हैं। अब देखिए जो परजीवी यहाँ पूछा गया है, परजीवी वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया 2, 3, 4 और 6।
तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2, 3, 4 और 6 दिया गया है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन से आप लोगों को काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अगुहिक जंतु है, ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें गुहा नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन हमारा है इकाइनोडर्म, दूसरा है एनलिडा, तीसरा है आर्थ्रोपोडा और चौथा है प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो देखिए, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं वो अगुहिक जंतु है, तो है मतलब इनमें गुहा नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ये सीटेट में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्तनियों के कशेरुक में किस प्रकार के सेंट्रम पाए जाते हैं? किस प्रकार के सेंट्रम पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है उभयपट्टित, दूसरा है विषम गर्ती, तीसरा है अग्रगर्ती और चौथा है उभयगर्ती। तो देखिए, जो हमारे स्तनी होते हैं उनमें जो कशेरुक होता है, मतलब रीढ़ की जो हड्डी होती है वह उभयपट्टित होती है, एम्फीप्लेटॉन होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं, संवहन ऊतक है परंतु पुष्प व बीज नहीं बनते, किस समूह में वर्गीकृत करेंगे? देखिए, क्या है कि बीजाणु बनते हैं, इसमें संवहन ऊतक भी है लेकिन फूल और बीज नहीं है, ये दोनों नहीं है। तो हम लोग उसको किस वर्ग में रखेंगे? तो बात करते हैं शैवाल की। तो शैवाल को हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो जड़, तना और पत्ती होती है वो डिफरेंट नहीं हो पाती है। अगला हमारा है टेरिडोफाइटा। तो देखिए, जो टेरिडोफाइटा होते हैं उसमें तो बीजाणु तो बनते हैं, बीजाणु बनते हैं लेकिन जो पुष्प होती है, पुष्प और प्लस बीज, वो दोनों नहीं होती है। तो ये रखे जाएंगे टेरिडोफाइटा के अंतर्गत। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत हम लोग इसको रखते हैं। अगला हमारा है ब्रायोफाइटा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्फीबियन, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। मतलब ये क्या होता है, उभयचर होता है, जो पादप जगत होता है उसका उभयचर हम लोग ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा वास्तव में मीन नहीं है? मीन मतलब होती है मछली, इनमें से कौन सी मछली नहीं है? देखिए, ये जो क्वेश्चन होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखने में हमें सब मछली लगेगा लेकिन इसमें से ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो मछली के अंतर्गत नहीं आती हैं। जैसे इनमें से कौन सा मछली नहीं है? तो पहला हमारा ऑप्शन है फुफ्फुस मछली, दूसरा है रजत मछली, तीसरा है बिल्ली मछली और चौथा है कुत्ता मछली। अब देखिए, सभी के पीछे मछली लगा हुआ है, अब हम लोग इसमें किसको टिक करेंगे? तो जो रजत मछली होती है वो एक मछली के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। रजत मछली को हम लोग सिल्वर फिश भी बोलते हैं। अच्छा, और कौन कौन सी फिश है कि जिनके नाम के पीछे फिश तो लगा है लेकिन वो मछली नहीं है? तो देखिए, एक होता है क्रे फिश, क्रे फिश भी होता है, वो भी मछली नहीं है। एक होता है जेली फिश, जेली फिश, ये भी मछली नहीं है। अगर ये मछली नहीं है तो ये किसके अंतर्गत रखे जाएंगे? तो देखिए, ये जो है, जो रजत मछली है वो एक कीट है, कीट का नाम है रजत मछली। और अगर क्रे फिश की बात करें तो ये मोलस्का के अंतर्गत रखे जाते हैं। मोलस्का, मोलस्का के बारे में हमने पढ़ा है। मोलस्का में ऐसे जीव रखे जाते हैं जो कि नरम, इनका जो शरीर है वो नरम होता है और ये कठोर कवच से ढके हुए होते हैं। तो जो क्रे फिश है वो मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। और जो जेली फिश है, जेली फिश ऐसे फिश हैं जिनके पास बैकबोन नहीं है, बैकबोन नहीं है और लेकिन ये एनिमल हैं। देखिए, जो एनिमल होते हैं उनके पास अधिकतर बैकबोन होता है, लेकिन जेलीफिश के पास बैकबोन नहीं है लेकिन वो एनिमल है। इसका मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट मतलब ये होता है कि ऐसे जानवर जिनके पास बैकबोन नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं इनवर्टिब्रेट, मतलब ये भी फिश नहीं है। तो हम लोग अब याद रखेंगे कौन कौन सा फिश है। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं, एक फुफ्फुस मछली हो गई, एक कैट फिश हो गया और एक डाक फिश हो गया। ये तीनों मछली की श्रेणी में आते हैं। रजत फिश, क्रे फिश और जेली फिश मछली की श्रेणी में नहीं आते हैं। यहाँ हम लोग का 6 जो है एग्जाम्पल है, आप लोग इसको डिफरेंट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका की विकसित की थी? गोथे, क्यूबियर, जॉन रे या फिर थियोफेस्टस? देखिए, जो जॉन रे थे उन्होंने क्या किया था कि जंतु और पौधों की विशेषताओं के आधार पे एक तालिका विकसित की थी। तालिका मतलब जैसे उन्होंने क्या कहा था कि कैटेगराइज कर देते हैं। मान लीजिए, अगर किसी जो प्लांट है अगर उसमें पत्ती है तो ये इसमें रखे जाएंगे, और अगर पत्ती नहीं है तो ये इसमें रखे जाएंगे।
तो इन्होंने क्या की थी, एक की विकसित की थी, तालिका विकसित की थी। उसको विकसित करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो थे जॉन रे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल लक्षणों आनुवंशिकता से संबंधित है, मतलब ऐसा कौन सा है जो कि आनुवंशिकता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है क्रोमोसोम, गुणसूत्र जिसको बोलते हैं हम लोग, और जीन। दूसरा है क्रोमोसोम और माइट्रोकांडिया। तीसरा है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। चौथा है कोशिका झिल्ली और क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए जो क्रोमोसोम और जीन होते हैं वो आपके होते हैं आनुवांशिक फैक्टर, मतलब जो भी गुणसूत्र होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो गुणसूत्र होते हैं, जो हमारा गुणसूत्र होता है उस पे क्या होता है, जीन लगे हुए होते हैं। ये हमारा गुणसूत्र है, इस पे क्या होते हैं, जीन लगे होते हैं मोतियों जैसे। तो ये क्या करते हैं, किसी भी कैरेक्टर को एक फादर से एक जो है सन या फिर डॉटर में जाने के लिए मदद करते हैं। ये लोग एक पेरेंट्स से है बच्चों में, ये लोग जो है आनुवांशिक लक्षणों का ट्रांसफर करते हैं। तो कौन हो गया, क्रोमोसोम और गुणसूत्र। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कुछ डायनासोर के पर थे, मतलब पंख थे, यद्यपि वे उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में उनकी मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि मतलब जो डायनासोर होते थे उनके पास पंख होते थे लेकिन वो उड़ नहीं पाते थे, और कुछ पक्षी ऐसे हैं, मतलब कुछ पक्षी का सभी पक्षी ऐसे हैं जिनके पास पंख है और वो उड़ भी पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए है कि सरीसृपों एवं पक्षियों के बीच कोई विकासी संबंध नहीं है। दूसरा है दोनों ही जीव पर समजात अंग है। तीसरा है सरीसृपों का विकास पक्षियों से हुआ है। और चौथा है पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। तो देखिए जो दोनों हैं वो क्या है, समजात अंग के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं समजात कहते किसको है। समजात, देखिए समजात जो होता है उसका ये मतलब है कि उत्पत्ति और संरचना तो समान होगी। क्या होगी, जो होती है इनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, लेकिन ये जो कार्य इनका होता है, कार्य इनका भिन्न होता है। जैसे जो डायनासोर थे उनके भी पंख और पक्षियों के पंख देखने में उत्पत्ति में भी समान रहेंगे और संरचना में भी समान रहेंगे, देखने में बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, लेकिन जो उनका कार्य होता है वो अलग अलग होता है। पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उड़ने के लिए मदद करते हैं, जो डायनासोर के पंख होते हैं वो उड़ने में मदद नहीं करते हैं, मतलब कार्य उनका भिन्न भिन्न है। और एक टर्म और यूज होता है, ये तो समजात हो गया, एक टर्म और यूज होता है समरूप। समरूप, जो समरूप अंग होते हैं वो कौन से होते हैं, तो ये क्या होते हैं, उत्पत्ति और संरचना में भिन्न होते हैं। उत्पत्ति और संरचना में भिन्न होते हैं ये, लेकिन क्या होता है कार्य में ये समान होते हैं। तो उत्पत्ति और संरचना में ये लोग भिन्न होंगे लेकिन जो काम इनका रहेगा वो एक ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, जल को संचित रखने के लिए ऊंट क्या करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हमारा है कम पसीना निकालते हैं। दूसरा है कम मूत्र करते हैं। तीसरा है सूखा गोबर करते हैं। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो मरुस्थल में जो रहने वाला जो ऊंट है वो कम पसीना निकालता है ताकि जो उसका वाटर लॉस है वो कम हो सके। कम मूत्र करता है ताकि पानी की जो मात्रा है उसके बॉडी में बनी रहे। सूखा गोबर करता है। तो इसका मतलब जितने भी कैरेक्टर हैं उपरोक्त सभी सही है, क्योंकि मरुस्थल में रहने के लिए ऊंट को इतना एडॉप्टेशन जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही है। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।